तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, तो उपसह संयोजन यौगिकों में इससे पहले हम यहाँ पर देख चुके थे कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। कुछ उपसह संयोजी यौगिकों के हमने एग्जाम्पल देखे हैं। इसके अलावा अभी तक हम पढ़ चुके हैं द्विक लवण के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो उपसह संयोजन यौगिक हैं उनके लिए किस शब्दावली का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शब्दावली में हमने देखा था कि केंद्रीय धातु आयन हम किसे कहते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर देखा था कि लिगैंड क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पर देख चुके थे कि संकर आयन हम किसे कहते हैं। फोर्थ हमने यहाँ पर देखा था कि उप सह संयोजन मंडल तथा आयन मंडल हम किसे कहते हैं। और पांचवा टर्म हमारा था कि उप सह संयोजी बहुभुज क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे। तो किसी भी अणु में हम इन जो हमने पांचों चीज़ें पढ़ी हैं उनमें हम बता सकते हैं किसी भी अणु में। जैसे यही हमारा एक अणु है, इस अणु में केंद्रीय धातु आयन हमारा कोबाल्ट कहलाएगा। जो संक्रमण तत्व हमारा उपसह संयोजी यौगिकों में उपस्थित जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसको हम क्या या जो संक्रमण तत्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु आयन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर लिगैंड की बात की थी। तो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए जो हमारे उदासीन अणु होते हैं या ऋणावेशित आयन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, लिगैंड कहलाएंगे, अमोनिया और क्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा जब हम इसको जल में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे दो भागों में टूटता है। ठीक है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि उपसह संयोजी यौगिक दो भागों में टूटता है। अब इसमें जो ये वाला आयन बनता है जिसमें कि हमारा उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु के अलावा लिगैंड आते हैं, उस आयन को हम क्या बोलते हैं, संकर आयन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा टर्म यूज हो रहा था संकर आयन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये वाला भाग होता है, अगर हम किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में देखें तो ब्रैकेट वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। जबकि जो बाहर हमारा जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था उपसह संयोजन बहुभुज। तो उपसह संयोजन बहुभुज हमारा क्या होता है कि कोई भी उपसह संयोजन यौगिक में जब केंद्रीय धातु लिगैंड से जुड़ता है, ठीक है, तो कुछ संरचनाएं हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। वो संरचनाएं हमारी ऐसी हो सकती हैं, ऐसी संरचना बन सकती है, ऐसी संरचना बन सकती है, इस प्रकार की संरचना बन सकती है। तो इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजी बहुभुज या उपसह संयोजन बहुभुज हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला जो टर्म है वो है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको हम कहते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या होती क्या है, उपसह संयोजन संख्या होती है हमारी कोई भी उपसह संयोजी यौगिक है, उस उपसह संयोजी यौगिक में उपस्थित लिगैंडों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। जैसे हमारा ये हमने एक उपसह संयोजी यौगिक देखा था, तो इसमें लिगैंडों की संख्या कितनी है, देखो 5 हमारे यहाँ पर अमोनिया जुड़े हैं और इसके अलावा एक हमारे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो टोटल हम देखें 6 लिगैंडों की संख्या है। तो लिगैंडों की संख्या ही क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम अन्य कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि है FeCN6, FeCN6 4+ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आयरन के साथ कितने CN जुड़े हुए हैं, हमारे 6 CN जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या यहाँ पर भी अगर हम लिगैंडों की संख्या देखें तो कितनी है, 6 है। तो ऐसे जो हमारे जो लिगैंडों की संख्या होती है उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ हमारे केंद्रीय धातु से जुड़े हुए जो लिगैंड होते हैं वो एक से अधिक यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो CN ने कितना, प्रत्येक CN की जो उपसह संयोजन संख्या है वो यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6 CN जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे लिगैंड होते हैं जो कि एक से अधिक उपसह संयोजन संख्या व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल है EN। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, ये जो इथाइलिन डाइएमीन है अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना कुछ ये होती है इसकी, NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये कितनी की उपसर्ग संयोजन संख्या व्यक्त करता है, 2 करता है। ठीक है। अब होता क्या है, सिंपली देखो उपसर्ग संयोजन संख्या ये 2 व्यक्त क्यों करता है। देखो जब भी हमारे केंद्रीय धातु के साथ लिगैंड जुड़ता है, तो लिगैंड हमारे केंद्रीय धातु पर, क्योंकि हमारे संक्रमण तत्वों में हम जानते हैं कि हमारे डी कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु हैं उन पर उनके जो डी कक्षक हैं, उन डी कक्षकों में लिगैंडों के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, या लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इन डी कक्षकों में, रिक्त डी कक्षकों में भर देते हैं। ठीक है। अब हमारा अगर हम सी की बात करें तो प्रत्येक सी की का जो उपसर्ग संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जो सी है वो हमारे या सी का हमारा जो एक परमाणु है वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, या जो एन वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इसके डी कक्षकों में रख देता है भाई। ठीक है। जिसके कारण ये क्या करता है, प्रत्येक सी एक की जो उपसर्ग संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। जबकि अगर हम इथाइलिन डायमीन को देखें, तो जब इथाइलिन डायमीन हमारे धातु से जुड़ेगा, जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं COEN का होल ट्वाइस 3+। ठीक है। यहाँ पर हमारा कोबाल्ट से कौन सा क्या जुड़ा है, EN जुड़ा है या इथाइलिन डायमीन जुड़ा है। ठीक है। तो अब जब ये कोबाल्ट से जुड़ेगा तो ये क्या करता है, ये एक नाइट्रोजन वाले सिरे से इसमें जुड़ता है, कोबाल्ट के डी कक्षकों से जुड़ता है, और इसके अलावा एक इस नाइट्रोजन वाले डी कक्षक से जुड़ता है। यानी कि हमारा हो क्या रहा है कि एक अणु के दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे जा रहे हैं, डी कक्षकों में के साथ जुड़ रहे हैं, या कोबाल्ट से एक इथाइलिन डायमीन के 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, या 2 नाइट्रोजनों जो है यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है। तो 2 तरफ से जुड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे अणु होते हैं उनकी जो उपसर्ग संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो प्रत्येक इथाइलिन डायमीन की का जो उपसर्ग संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर कोबाल्ट की उपसर्ग संयोजन संख्या ज्ञात करें, या यहाँ पर उपसर्ग संयोजन संख्या हम ज्ञात करें, तो देखो उपसर्ग संयोजन अभी हमने देखा था कि लिगैंडों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग संयोजन संख्या कहते हैं। तो COEN2 3+। तो यहाँ पर EN जुड़ा है और प्रत्येक EN की उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यह 2 तरफ से कोबाल्ट से जुड़ रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रत्येक EN2 यहाँ पर उपसर्ग संयोजन संख्या व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल उपसर्ग संयोजन संख्या देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। अभी हमको यहाँ पर इसका होल ट्वाइस है, फील तो हमको ये हो रहा है कि 2 इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या होनी चाहिए, लेकिन EN 2 तरफ से कोबाल्ट से जुड़ने के कारण क्या करता है, उपसर्ग संयोजन संख्या को 2 व्यक्त करता है, या इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे डाईईन। हमारा अगर डाईईन होता है तो डाईईन का मतलब होता है डाईइथाइलिन ट्राइअमीन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 और इसके अलावा NH2। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम डाईईन को देखें तो ये जब केंद्रीय धातु से जुड़ता है तो एक यहाँ से जुड़ता है, यहाँ से जुड़ता है और यहाँ से जुड़ता है, यानी कि 3 तरफ से जुड़ता है। यानी कि प्रत्येक हमारा EN की जो उपसर्ग संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। तो अगर EN जुड़ा होगा, EN को क्योंकि इसका थोड़ा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसको हम सिंपली EN द्वारा दिखाते हैं भाई। जब ये किसी धातु के साथ लिगैंड के रूप में EN जुड़ा होगा, इथाइलिन डायमीन जुड़ा होगा, तो इसको हम EN द्वारा इंडिकेट करेंगे। पूरा फॉर्मूला यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा, तो ध्यान रखना EN का मतलब हमारा इससे है भाई। ठीक है। और अगर डाईईन दिया रहता है तो डाईईन का फॉर्मूला ये है, और ये भी हमको शॉर्ट में दिया जाएगा, जैसे ये है CO डाईईन की पावर 2 3+। तो यहाँ पर भी देखो प्रत्येक डाईईन क्या करेगा, एक तो ये शॉर्ट में दिया है, और प्रत्येक डाईईन यहाँ पर क्या करेगा, कितनी उपसर्ग संयोजन संख्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल कोबाल्ट की उपसर्ग संयोजन संख्या देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि एक डाईईन हमारा कितनी संयोजकता व्यक्त कर रहा है, या कितनी उपसर्ग संयोजन संख्या व्यक्त कर रहा है, 3 कर रहा है। तो 2 है तो 2 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। तो जब EN जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में 2 उपसर्ग संयोजन संख्या व्यक्त करेगा, जब डाईईन जुड़ा रहेगा तो 3 व्यक्त करेगा भाई। ठीक है। ऐसे ही हमारा एक है ट्राईईन
इन, ठीक है। तो ट्राई इन जब जुड़ता है तो ये 4 करता है, और इसके अलावा एक हमारा है EDTA, ठीक है। तो जब ये जुड़ा रहता है तो उस कंडीशन में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसके अलावा एक है हमारा C2O4 2 नेगेटिव। तो ये भी जब जुड़ा रहेगा तो ये भी दो तरफ से जुड़ता है भाई। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये है, COO नेगेटिव, OO नेगेटिव। तो ये भी क्या होता है, जब किसी भी केंद्रीय धातु, माना ये कोबाल्ट के साथ अगर जुड़ेगा तो यहाँ से भी जुड़ेगा, यहाँ से भी जुड़ेगा, तो दो तरफ से ये जुड़ता है, तो इसकी भी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो देखो अब हम कुछ उपसहसंयोजन यौगिकों के जो उपसहसंयोजन संख्या है उसको हम ज्ञात करना सीखते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमारा प्लेटिनम है, PTNH3 का होल 6Cl4, ठीक है। तो जो अमोनिया है इसकी उपसहसंयोजन संख्या 1 होती है प्रत्येक अमोनिया की, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटिनम की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर प्लेटिनम की उपसहसंयोजन संख्या निकालना चाहें तो 6 हो जाएगी, ठीक है। ऐसी अगर हम यहाँ पर देखें तो कोबाल्ट की जो उपसहसंयोजन संख्या होगी, देखो अमोनिया 4 व्यक्त करता है, सॉरी 1 व्यक्त करता है, जबकि H2O की भी 1 होती है, क्लोरीन भी 1 होती है। क्लोरीन की उपसहसंयोजन संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी फिर, 4, 5 और 6, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कॉपर की ज्ञात करना चाहें तो देखो EN यहाँ पर जुड़ा है, EN का होल ट्वाइस है, ठीक है। और प्रत्येक EN कितना करता है व्यक्त, 2 करता है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर आयरन, इसमें आयरन की करें तो देखो जल का जो कण है, ये जल का कण, प्रत्येक जल का कण 1 व्यक्त करता है, तो 4 हमारे जल जुड़े हैं इससे। C2O4, प्रत्येक C2O4 कितना व्यक्त करता है, 2 व्यक्त करता है, तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसी अगर हम देखें तो यहाँ पर देख लो भाई। हाँ चलो, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे, केवल किनकी उपसहसंयोजन संख्या 1 होती है, किनकी 2 होती है और किनकी 3 या 4 होती है। तो देखो जब हमारे ये तत्व जुड़े रहते हैं, Cl जुड़ा रहे या Br या F या I, हेलोजन जुड़े रहे हैं या OH जुड़ा रहे या NCH जुड़ा रहे या SCN जुड़ा रहे या अमोनिया जुड़ा रहे या जल जुड़ा रहे या CN जुड़ा रहे या CO जुड़ा रहे, तो इस कंडीशन में ये प्रत्येक हमारे जो क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनकी उपसहसंयोजन संख्या 1 होती है, 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा SO4, इसकी भी हम SO4 2 नेगेटिव, इसकी भी उपसहसंयोजन संख्या 1 होती है। अगर ये जुड़ा है तो तब भी हमारी 1 होगी। इसके अलावा कुछ आप लोगों को इससे पहले मैंने बता ही दिए हैं कि जैसे ईन है तो ये 2 करेगा उपसहसंयोजन संख्या व्यक्त, ट्राई इन आता है तो 4, EDT आता है तो 5, ठीक है। इसी प्रकार से EN आता है तो 2, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों को ध्यान रखने हैं इनकी उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है। तो इसी की मदद से हम जो हमारे अन्य उपसहसंयोजन यौगिक हैं उनकी उपसहसंयोजन संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से। कितने था यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या। देखो प्लेटिनम की कितनी होगी यहाँ पर, या इस यौगिक में प्लेटिनम की कितनी होगी, देखो 6, लिगेंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। देखो 6 अमोनिया जुड़े हैं और प्रत्येक अमोनिया कितनी करता है, 1 करता है, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर देखो कोबाल्ट की 4, प्रत्येक अमोनिया 1 करता है, 4 अमोनिया है, और जल 1 करता है, और इसके अलावा क्लोरीन भी 1 करता है, तो टोटल अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कोबाल्ट के साथ EN जुड़ा हुआ है, लिगेंड के रूप में EN कोबाल्ट के साथ जुड़ा है, और EN प्रत्येक EN 2 करता है भाई, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें आयरन से 4 जल के कण जुड़े हैं, जबकि C2O4 के 2 कण जुड़े हुए हैं, तो C2O5 चूँकि हमारा 2, इसकी उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 हमारे जल के हो जाएगा, यानी टोटल 8 हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसी अगर हम यहाँ पर देखें Cr के साथ 4 तो हमारे NH3 जुड़े हुए हैं, जो कि
1 उपसहसंयोजन संख्या व्यक्त करते हैं, ठीक है। ONO या NO2 ये भी 1 करता है और क्लोरीन भी 1 करता है, तो टोटल उपसहसंयोजन संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसी अगर हम यहाँ पर देखें तो AgNH3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर अमोनिया कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, प्रत्येक अमोनिया 1 उपसहसंयोजन संख्या व्यक्त करता है, तो 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसी यहाँ पर देखो कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो 5 उपसहसंयोजन संख्या यहाँ से मिलेगी। NCS ये भी 1 करता है, ठीक है, और Cl2 ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले ही हमारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ऐसी अभी इसको छोड़ दो, इसको हम देखते हैं, देखो COEN का होल ट्वाइस Fe2, ठीक है, तो EN हमारा प्रत्येक EN 2 करता है, तो 2 2 जा 4 और 2 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें बहुत सारे हैं, देखो आप इनमें से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, ठीक है। तो कुछ तो मैंने बता दिए हैं, कुछ हो क्या आप लोग खुद ज्ञात करेंगे फिर, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, देखो अगला जो हमारे यहाँ पर टर्म यूज होता है केंद्रीय धातु पर ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो जो हमारा केंद्रीय धातु होता है उपसहसंयोजन यौगिक में, उस पर ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल होते हैं और उन रूल को हमको फॉलो करना होता है भाई, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हम ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है हमारी, एक प्रकार की जो भी हमारा परमाणु है उस परमाणु पर जो भी चार्ज होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इस ऑक्सीकरण संख्या को हम धातु आयन पर कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे यहाँ पर एक कुछ रूल हैं, उन रूल को हमको फॉलो करना होगा भाई, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है हमारा, देखो जैसे पोटेशियम है तो K+ के फॉर्म में ये मिलता है, सोडियम Na+ के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो H+ के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है हमारे धातु पर या कोई भी हमारा आयन है उस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी जितना नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे हमारा क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज रहता है या किसी भी हेलोजन पर 1 नेगेटिव चार्ज रहता है, ऐसी OH भी नेगेटिव चार्ज रहता है, CN भी नेगेटिव चार्ज रहता है, SCN भी नेगेटिव चार्ज रहता है, NCS भी नेगेटिव चार्ज रहता है, NO2 भी नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, या ONO भी नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, ठीक है। ऐसी ये है C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, तो इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, -2 होगी, ठीक है। ऐसी EDTA की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -3 होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे उदासीन अणु होते हैं जो कि लिगैंड के रूप में जुड़े रहते हैं केंद्रीय धातु से, जैसे इसमें अमोनिया हो गया, जल हो गया, CO हो गया, EN हो गया, डाईन हो गया, ट्राईन हो गया, तो इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देखो, ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों का आगे भी जब आप लोग नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या जो उपसहसंयोजन यौगिक हैं इनकी जब आप लोग नेमिंग करेंगे तो वहाँ पर भी आपका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आप लोगों को आना चाहिए, या वहाँ पर भी आपको जब ऑक्सीकरण संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे तो तभी वहाँ पर नाम लिख पाएंगे भाई, ठीक है। तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। कुछ हमारे आयन हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जैसे जो जो जितना पॉजिटिव होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही प्लस होगी, ठीक है। और जो जितने नेगेटिव रहते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी नेगेटिव रहती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे भी लिगैंड होते हैं या ऐसे भी अणु होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, उनमें हमारे ये सब हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या पता होती हैं तो आप लोग फिर केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे ये हमारी ज्ञात करनी है ये देख लो, जैसे हमारा यहाँ पर है एक एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5Cl और इसके अलावा Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन ये है, इस केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या बताया मैंने कि इस पर कितना चार्ज है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ज्ञात किसका करना है, हमको CO का करना है, ठीक है। जब हम एक अणु से दूसरे अणु में या एक आयन से दूसरे आयन में जाते हैं तो बीच में हम प्लस साइन का यूज करते हैं। तो कोबाल्ट की हमने ज्ञात करनी है, कोबाल्ट हमने लिख लिया, अमोनिया के 5 अणु हैं इसमें,
ठीक है, तो 5 हमने किया। इसके अलावा ये अमोनिया हमारा उदासीन है भाई, ठीक है, इससे पहले तुमको बताया था। देखो अमोनिया की कितनी होती है, जो भी उदासीन अणु होते हैं उनकी 0 होती है, तो इंटू 0 हम लिख सकते हैं। तो अमोनिया पर हम गए। अब इसके बाद हम गए क्लोरीन पर, तो प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है, तो -1 हम लिख सकते हैं। इसके अलावा प्लस फिर से यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, और कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन है, और प्रत्येक तो 2 क्लोरीन है तो हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और प्रत्येक क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर करना है। जिस धातु की हमने ज्ञात करनी है उसको हमने लिख देना है। उसके बाद जब हम एक अणु से दूसरे अणु में जाते हैं तो बीच में प्लस साइन का यूज करना है। जितने उसके अणु हैं उनकी संख्या लिखनी है और उनका ऑक्सीकरण नंबर लिखना है। ठीक है, ऐसे हम क्लोरीन में गए तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण नंबर लिखा। दूसरे क्लोरीन में जा रहे हैं तो प्लस हमने यूज किया, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू प्रत्येक क्लोरीन का -1 होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो CO हो जाएगा प्लस, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जबकि अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे माइनस लिख सकते हैं, -1, और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको हम इधर की तरफ ले जाएंगे। ये जो भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू है इसको हम इधर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, इक्वल के इधर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CO इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर CO इस उपसहसंयोजन यौगिक में जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, यानी कि +3 चार्ज इस पर है। ठीक है, तो ये हमने किसका ज्ञात किया, कोबाल्ट का ज्ञात किया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक है FeCN6 4 नेगेटिव है, FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें हमने किसका, कौन है केंद्रीय धातु आयन, आयरन है भाई, Fe है, तो Fe की हमने ज्ञात करनी है। तो Fe हमने लिखा प्लस, जब हम एक अणु से या एक आयन से दूसरे आयन में जाएंगे तो एक परमाणु से दूसरे में जाएंगे तो बीच में प्लस साइन का यूज करना है। ठीक है, तो Cn के कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं, और Cn के अभी हमने पीछे देखा था कि Cn की भी कितनी होती है, -1 होती है। इसके अलावा देखो अगर हमारे यहाँ पर सीधे सीधे ब्रैकेट वाले आप लोगों को दिए होंगे, ठीक है, इससे पहले एग्जाम्पल में तो क्या था, ब्रैकेट के साथ साथ यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में सीधे सीधे चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो इस चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस चार्ज को हम इक्वल के इस दाईं ओर लिखते हैं। तो कितना चार्ज है, -4 चार्ज है, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। जब हमारे ब्रैकेट में चार्ज होगा, जितना भी प्लस में होगा तो प्लस दिखाएंगे, माइनस में होगा तो माइनस दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में चार्ज है तो -4 हमने दिखाया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Fe-6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम इधर की ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Fe इक्वल टू -4 + 6। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 में से 4 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है हमारा देखो CuEn का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Cu की ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालें, देखो निकालनी हमको Cu की है। ठीक है, प्लस इसके बाद हम En में जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने हैं En के, 2 हैं। ठीक है, और En की कितनी होती है, 0 होती है, अभी इससे पहले हम कर चुके हैं, तो 2 इंटू 0। ठीक है, अब हम SO4 में जा रहे हैं तो प्लस SO4 की होती है -2 इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर भी हमारा है, इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं Cu-2 इक्वल टू 0, यानी कि Cu इक्वल टू, इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो CONH3 का होल 4 NO2Cl और इसके अलावा SO4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करें, कोबाल्ट की करनी है हमने यहाँ पर ज्ञात। केंद्रीय धातु आयन ये है, प्लस अमोनिया 4 है, और प्रत्येक अमोनिया की कितनी होती है, 0। ठीक है, प्लस अब हम NO2 में जाएंगे तो प्रत्येक NO2 की होती है -1। ठीक है, NO2 की कितनी, -1। ठीक है, प्लस अब हम क्लोरीन में जाएंगे तो क्लोरीन की भी -1। ठीक है, अब हम SO4 में जा रहे हैं तो प्लस SO4 की कितनी होती है,
2 होती है, तो यहाँ पर भी चूंकि ब्रैकेट में कोई चार्ज नहीं है, ब्रैकेट के बाहर भी हमारा अणु जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CO इक्वल CO, ये हमारा पूरा 0 हो गया, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी प्लस माइनस माइनस -1, ये भी प्लस -1 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू इधर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा CO इक्वल टू, ये सब प्लस में हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखो ये भी करना है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे उपसार संयोजन यौगिक दिए हैं, उनके ऑक्सीकरण संख्या, उनमें जो धातु है उन धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या आपने देखनी है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीकरण संख्या होगी इसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा भाई। देखो रोमन में ऑक्सीकरण संख्या है ये, जैसे पीटी की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालनी है, तो पीटी की यहाँ पर जो रोमन में दी है वो क्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर कोबाल्ट धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर रोमन में दिया है ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो ये आपके सभी उपसहसंयोजन यौगिक हैं। इनमें आप लोग जो भी धातु है, जो भी हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, इसमें ये यहाँ पर कोबाल्ट की ज्ञात करोगे, यहाँ पर आयरन की ज्ञात करोगे, कोबाल्ट की ज्ञात करोगे, क्रोमियम की ज्ञात करोगे। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं आपने ज्ञात करनी है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के रूल आपको बताए हैं और आंसर हमारे यहाँ पर मिलेंगे, जो भी रोमन में यहाँ पर दिए गए हैं ये इनके ऑक्सीकरण नंबर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या वाला है टर्म, इसको आप लोगों ने ठीक से कर लेना है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर नेम की लिस्ट भी है, नेम के लिए भी हमको यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता होगी और इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर हैं इनका हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं भाई।